हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मुझे कहानी पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इससे पहले मैं आप सभी के लिए मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ कथा संग्रह, ठीक है। और कथा संग्रह के जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ उस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 3 जो वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि उसका ये एक बुक है, ठीक है। इस बुक का नाम क्या है? कथा संग्रह, ठीक है। जिसमें क्या क्या है? मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, ठीक है। अब इस कहानी में क्या क्या है? पहला अभिमानी रावण है, दूसरा क्या है वरदराज की कहानी है, तीसरा क्या है घृणा नहीं प्रेम करे, और चौथा जो आप देख रहे हैं ये चौथा हमारा क्या है? सच्चे भारत निर्माता लोकमान्य तिलक, ठीक है। लोकमान्य तिलक जी का ये सब जो चैप्टर है और ये जो कथा संग्रह, इसमें क्या है? मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। इसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास 6, 7 या 8 में किसी भी में या एसएससी या सीबीएसई बोर्ड में चलाई जाती है। उससे नहीं मतलब है, कहीं पे भी अगर क्लास 7 में चल रही है तो क्लास 7 में बच्चे पढ़ लेंगे, जहाँ से भी मतलब आपको अगर ये चैप्टर आपके बुक में होगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और मैं लास्ट में ये मैं पूरा जब चैप्टर ख़त्म कर दूंगा तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, इसमें जो टोटल लगभग 9 चैप्टर है, ठीक है। समाजशीलता तक, ठीक है। तो क्षमाशीलता तक ये 9 चैप्टर थी। अब तक हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और चौथा चैप्टर पढ़ने के उपरांत मतलब पढ़ते समय हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे कि लोग, देखिए आप देख रहे होंगे कि यही हमारे लोकमान्य तिलक जी हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, ठीक है। तो चौथी कहानी, उसके बाद पांचवा जो है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। उसके बाद आत्मविश्वास जो कि छठा चैप्टर है। आत्मविश्वास और प्रसन्नता है। सातवां के अच्छी आदतों का महत्व, और आठवां क्या है? समय का सदुपयोग। और जो लास्ट चैप्टर है जो क्षमाशीलता है, ये सभी में चैप्टर 1 to 9 तक मैं अपलोड करूंगा और देखूंगा तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में समझाते हुए लिख दूंगा। क्वेश्चन हो गया है, जो भी चीज़ें मतलब लगेंगी कि बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझसे इसका भी डिमांड किया है कि सर कम से कम प्लीज़ सर क्वेश्चन भी आप करवा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं हो सकता है तो क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन भी आप सभी को इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं आपको दे दूंगा, हर वीडियो के प्लेलिस्ट में, ठीक है। आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए कहानी क्या है, इसका नाम क्या है? इस कहानी का जो पाठ जो है नंबर है 4 है, और इसको क्या है? सच्चे भारत के निर्माता लोकमान्य तिलक है, ठीक है। कौन है? लोकमान्य तिलक जी हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था, मतलब 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था, ईस्वी में हुआ था, ठीक। को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित ग्राम रत्नागिरी एक साधारण परिवार में हुआ था, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट है, पश्चिम के समुद्री तट पर एक ग्राम है, क्या नाम है उसका? रत्नागिरी नाम है, ठीक है। उसी गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था, ठीक है। साधारण मतलब एक नॉर्मल से परिवार में हुआ था। आरंभ में इनका नाम केशव दास रखा गया था। इनका नाम क्या रखा गया था? केशव दास रखा गया था, ठीक है। तिलक के पिता गंगाधर राव था। तिलक के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? गंगाधर राव थे, और एक स्कूल में अध्यापक थे। गंगाधर राव जी जो थे, मतलब इनके जो पिताजी थे वह एक स्कूल में क्या थे? अध्यापक भी थे। बाद में प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षक बन गए। प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षक बन गए, मतलब कि वो जो देखभाल करते हैं, स्कूल का जो देखभाल किया जाता है वो निरीक्षक बन गए, मतलब ठीक है। स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो एक प्रकार से वैसे बन गए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तिलक को पिता से क्या मिला? देखिए तिलक को पिता से शिक्षा और माता से धार्मिक भावनाओं के संस्कार छोटी अवस्था में ही प्राप्त हो गए थे। बचपन से ही वे सत्यवादी, स्वाभिमानी और अन्याय के विरोधी थे। पिताजी से शिक्षा प्राप्त हुई, माताजी से धार्मिक भावनाओं और संस्कार की छोटी मोटी चीज़ें उनको प्राप्त हो गई, और वो बचपन से ही क्या थे? सत्यवादी, मतलब सत्य बोलने वाले थे। स्वाभिमानी मतलब कि अपने स्वाभिमान रखने वाले व्यक्ति थे, और अन्याय, कहीं भी अन्याय होता था उसका क्या करते थे? विरोध करते थे। जब तिलक 10 वर्ष के थे, जब तिलक जी क्या थे? जब बाल गंगाधर तिलक 10 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब वो 10 साल के थे तभी इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी भी चल बसे। जब 16 वर्ष के हो गए, मतलब ठीक 10 साल के थे, ठीक 6 साल बाद इनके पिताजी भी, मतलब उनके पिताजी की भी मृत्यु होगी। माता पिता के देहावसान के बाद उन्हें गंभीर आर्थिक संकट देखना पड़ा। माता पिता देहावसान का मतलब होता है कि माता पिता के मरने के बाद उनको गंभीर आर्थिक संकट देखना पड़ेगा, मतलब जो आर्थिक उनकी जो पैसे रुपए की जो बड़ी किल्लत देखनी पड़ी। किल्लत का मतलब बहुत कमी हो गई थी पैसे रुपये की, क्योंकि माता पिता नहीं रहे थे अब। और उसके बाद क्या हुआ? 1872 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया।
लिया, ठीक है। क्या किया 1872 में उन्होंने क्या किया, मैट्रिक मतलब क्लास 10th पास किए थे 1872 में। उसके बाद डेक्कन कॉलेज में प्रवेश ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वे इतने स्पष्टवादी थे कि कॉलेज के सहपाठियों ने उनका नाम मिस्टर ब्लंट रख दिया था। 1877 ईस्वी में उन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मतलब एकदम एकदम स्पष्टवादी थे, जो भी उनको दिमाग में रहता था एकदम क्लियर कट बात करते थे, और इसीलिए उनका नाम लोगों ने क्या रख दिया था, मिस्टर ब्लंट रख दिया था। और 1877 में उन्होंने क्या किया, बीए की परीक्षा जो है प्रथम मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिए। 1879 ईस्वी में उन्होंने एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की, ठीक है। एलएलबी का मतलब होता है जो वकील बनते हैं, उनको वकील बनने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एलएलबी करना पड़ता है। तो 1879 में उन्होंने क्या किया, एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए क्या किया, अर्पित करने का निश्चय किया। मतलब वो सोचे कि अब मैं समाज की सेवा करूंगा और मेरा पूरा जीवन क्या होगा, समाज की सेवा के लिए मैं मतलब दान कर दूंगा, अर्पित कर दूंगा एक प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। तिलक के मन में विद्या अर्जन के अदम्य भूख थी। मतलब उनके अंदर क्या था, विद्या अर्जन करने का, मतलब विद्या सीखने की उनके पास बहुत ही अदम्य मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको भूख थी, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह बल्लाल बाल की सुपुत्री तापी बाई से हुआ था, ठीक है। मतलब कि बाल गंगा तिलक की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, तापी बाई से हुआ था। विवाह के समय उनसे पूछा गया कि दहेज में उन्हें क्या क्या सामान चाहिए। वो तपाक से बोले पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें चाहिए, ठीक है। देखिए आजकल के ज़माने में लोग दहेज में पैसे रुपए ये सब चीज़ इत्यादि मांगते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, दहेज में सामान मांगने की बजाय उन्होंने क्या मांगा, पढ़ने लिखने के लिए केवल कुछ पुस्तकें उन्होंने मांगा, ठीक है। बड़े ही स्पष्टवादी और बहुत ही अच्छा विचार वाले व्यक्ति थे, और बहुत ही इनके अंदर एक स्पष्टवादी भी कहे जा सकते हैं, ठीक है। तिलक जी का मानना था कि शिक्षा के द्वारा समाज को सही दिशा में उत्थान किया जा सकता है। यही मानते उन्होंने 1880 में अपने 2 अन्य मित्रों के सहयोग से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। वे इस स्कूल चलाने के साथ साथ विद्यार्थियों को गणित पढ़ाया करते थे। बहुत ही अद्भुत बात है। उनका क्या मानना था कि शिक्षा के द्वारा इस समाज को क्या किया जा सकता है, उत्थान किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यही मानते हुए 1880 ईस्वी में 2 अन्य मित्रों के सहयोग से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कर दी। स्कूल का क्या नाम था, न्यू इंग्लिश स्कूल। वे इसके साथ साथ विद्यार्थियों को क्या पढ़ाते थे, गणित भी पढ़ाते, गणित मतलब मैथ भी पढ़ाया करते थे। सन 1881 में तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। बाद में उनका अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। इन दोनों समाचार पत्रों में अंग्रेज सरकार की अनुचित नीतियों और अत्याचारी का खुला विरोध किया जाता था। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से इसको मैं समझाऊंगा, एक बार और अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। सन 1881 मतलब सन 1881 में तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। केसरी नामक एक समाचार पत्र मतलब जिसको न्यूज़पेपर कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, प्रकाशन आरंभ किया, मतलब उसको छपवाना शुरू किया। बाद में उनका अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। मराठा नामक क्या हुआ, उनका अंग्रेजी में भी आने लगा, इंग्लिश में भी आने लगा, ठीक है। ये जो केसरी था ये मराठी भाषा में था, और जो मराठा था वो किस में था, अंग्रेजी भाषा में था। इन दोनों समाचार पत्रों में अंग्रेज सरकार की अनुचित नीतियों और अत्याचारी का खुला विरोध किया जाता था। मतलब ये जो केसरी हो गया और जो ये मराठा समाचार पत्र, इसमें क्या किया जाता है, अंग्रेजों का विरोध किया जाता है। अंग्रेजों की जो गलत नीतियाँ थी और अत्याचार थे उसका खुला विरोध उस पर लिखा जाता था, ठीक है। इसी कारण तिलक अंग्रेज सरकार के क्रोध का शिकार बन गए। इसी कारण जो अंग्रेज जो थे ना, उन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक को टारगेट कर लिया। टारगेट करने का मतलब उसको क्या कर लिया, उनके क्रोधित हो जाते थे ना कि हमारी सरकार के बारे में, हमारे जो भी चीज़ें हो रही है उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से उन क्या हो गए थे, जो अंग्रेज सरकार थे, जो अंग्रेज सरकार के लोग थे वो तिलक के ऊपर क्या करते थे, क्रोधित हो जाते थे, ठीक है। सन 1889 तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। उस समय आईएनसी बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या बना था, ईएनसी। उसी समय की बात है जब उस समय जैसे पार्टी बनी थी, तो उसी के सदस्य बन गए। कांग्रेस के कई नेता राजनीतिक स्वतंत्रता से पूर्व समाज सुधार करना चाहते थे, ठीक है। कांग्रेस के कई जो नेता थे राजनीतिक स्वतंत्रता से समाज सुधारक करना चाहते, समाज को सुधार करना चाहते थे। पर तिलक पहले राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि पहले हमारा देश आज़ाद हो जाए तभी हम अपने देश को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका ये मानना था। लेकिन जो कांग्रेस के कई नेता थे वो चाहते थे कि बस स्वतंत्रता से पहले वो क्या करते, समाज का पहले सुधार किया जाए। लेकिन ऐसा तिलक जी का मानना नहीं था। वो पहले बोलते थे कि हम लोग को अगर राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी उसके बाद समाज का सुधार इन्हीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब पहले हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद हम अपने 2 लोगों का सुधार करेंगे। तिलक जी का मानना ये था। उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं मतभेदों के चलते 1907 1917 ईस्वी, इसको क्या पढ़ते हैं, ईस्वी पढ़ते हैं, ठीक है, कि
सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बँट गई। इसी सब मतभेद के कारण तिलक जी चाहते थे कि पहले आज़ादी मिल जाए और लोग चाहते थे कि पहले अपने देश के लोगों को सुधारा जाए। तो इसी चक्कर में क्या हुआ था, इन लोगों के बीच मतभेद हो गया। मतभेद मतलब कि जो उनके राय आपस में नहीं मिले। जैसे मान लीजिए 5 इधर और 5 इधर हैं। ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से चलेंगे और ये 5 इसमें के सदस्य कह रहे हैं कि हम इस तरीके से करेंगे। इन्हीं कारण की वजह से जो है कि जो कांग्रेस 2 गुटों में बिछ गया, मतलब 2 लोगों में 2 पार्टियों में अलग-अलग बँट गया। उसका नाम क्या दिया गया? एक का नाम दिया गया नरमपंथी गुट और एक का नाम दिया गया गरमपंथी गुट। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी गुट में थे और तिलक गरमपंथी। नरमपंथी का मतलब जो मीठा सोचे कि नॉर्मल तरीके से बात हो जाए, और गरमपंथी जहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी की बात होती है, मतलब थोड़ा सा गरमपंथी वाली बातें होती है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब नरमपंथी तत्कालीन कानूनों में सुधार करना चाहते थे, ठीक है। नरमपंथी चाहते थे कि पहले कानून को सुधार किया जाए, उसके बाद अपना देश आज़ाद होगा और देखा जाएगा। जबकि गरमपंथी अन्याय और अत्याचार पूर्व व्यवस्था को बदलकर राजनीतिक स्वाधीनता चाहते थे, ठीक है। मैंने पहले ही समझा दिया, इसको फिर से आप समझ लीजिएगा। अंग्रेजों की नज़र में तिलक की प्रत्येक गतिविधियों पर थी। अंग्रेज जो है तिलक पे एकदम नज़र गड़ाए होते कि ये क्या क्या करता है, ठीक है। अंग्रेजों ने उन पर कई बार राजद्रोह का आरोप लगाया, उनके ऊपर क्या कराया, राजद्रोह का आरोप भी लगाया। राजद्रोह का पहला मुकदमा केसरी के प्रकाशित उनके लेख वीर पूजा के कारण चलाया गया और उन्होंने 18 माह की कठोर सजा दी गई। वीर पूजा थी, जैसे पूजा आप देख रहे हैं, इस पूजा के तौर पे उनको जो है इसी के कारण इनको 18 माह का कठोर सजा दिया गया। कारावास में उनको स्वास्थ्य बहुत गिर गया, उनका जब जेल में थे तो उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर गया। तब विवश होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें 6 महीने पूर्व ही रिहा कर दिया। इसके कारण अंग्रेज जो सरकार थी 6 महीने पहले उनको क्या कर दिया, आज़ादी दे दी, मतलब उनको रिहा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तिलक एक दूरदर्शी नेता थे। वे ये भली भांति जानते थे कि मुट्ठी भर पढ़े लिखे और धनी लोग के सहारे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने को ये बात पता थी कि कुछ लोगों से ही आज़ादी नहीं मिल सकती है और निर्धन जनता इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे और साधारण जनता को अपने साथ जोड़े रखने को उन्हें गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव नामक 2 सामूहिक उत्सव प्रारंभ किए। बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक देखिए, मैंने एक चीज़ आपको समझाई कि वीर पूजा हो रहा था। वीर पूजा के कारण इनको क्या किया गया, 18 माह का जेल दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया था, शिवाजी उत्सव मतलब शिवाजी उत्सव और साथ ही साथ गणपति उत्सव मनाने का, सामूहिक उत्सव मनाने का क्या किया था, एक प्रकार से उत्सव प्रारंभ किया था, ठीक है। उत्सव प्रारंभ किया था मतलब स्टार्ट किए थे, जो आगे चलकर राजनीतिक चेतना का माध्यम बना, जो चलकर आगे राजनीतिक चेतना मतलब लोग थोड़े से जागरूक हो गए। उन्होंने धार्मिक उत्सव का सहारा लेकर राजनीतिक चेतना का विकास किया। अतः उन्हें स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता भी कहा जाता है। अतः उन्हें क्या कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। सन 1908 में तिलक को केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक लेख छपा, ठीक है। केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक लेख छपा, मतलब जो केसरी समाचार पत्र उसमें एक ऐसा देश का दुर्भाग्य नामक कोई लेख छपा, छोटा सा नहीं टुकड़ा सा रहता है पेपर में, वही छपा। इस लेख के कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने क्या किया, देखिए इसी की वजह, इस पे उन्होंने क्या किया, देश का दुर्भाग्य लिखा, इसी के कारण उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला, मतलब राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहा है, तो उसी वजह से उनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, उन्हें बर्मा, म्यांमार, जो कि उस समय बर्मा था, म्यांमार को मांडले जेल में भिजवा दिया गया। क्या किया गया, भिजवा दिया गया मांडले जेल में, ठीक है। उसी जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। बहुत ही अच्छी किताब है गीता रहस्य, ठीक है। गीता रहस्य की जो नामक प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम ही क्या है, गीता रहस्य है। उसकी रचना किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने की, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रचना की। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के निधन का समाचार मिला, उनकी पत्नी जेल में रहते थे तो उनकी पत्नी मतलब मर गई। तब उन्होंने अपने बच्चों को लिखा कि जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब मैं बहुत छोटा था, तुम्हें इन बातों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अपना समय शोक में व्यतीत नहीं करना चाहिए, अपितु साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को क्या लिखा कि देखो माता मर गई, मैं भी जब छोटा था, मैं 10 साल का था तो मेरी माता मर गई, और
और जब मैं 16 साल का था तो मेरे पिताजी मर गए, तो तुम्हारी माता भी मर गई, तो तुम इस बात से साहस करो, शोक व्यतीत करने में अपना समय व्यक्त मत करो, ठीक है? मतलब इस परिस्थिति को सँभालो। जेल से छूटने के बाद तिलक फिर से देश की सेवा में जुट गए। वे भारत क्या हुआ, जब जेल से वो छूटे तो फिर से देश की सेवा में जुट गए। उनका सीधा-सीधा मोटिव यही था कि हमको देश की सेवा करना है। वे भारत के राष्ट्रीय भावनाओं को प्रकट करने के लिए इंग्लैंड भी गए। भारत की जो राष्ट्रीय भावनाएँ थीं, वो इंग्लैंड भी चले गए उसके लिए। वहाँ उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए अनेक सभाएँ आयोजित की। उन्होंने क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग के लिए उन्होंने अनेक सभाएँ आयोजित की। इससे अंग्रेज़ सरकार हड़बड़ा गई। क्या कि अंग्रेज़ जो सरकार थी, अंग्रेज़ एकदम घबरा गई कि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है, ठीक है? उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ सरकार उन्होंने रॉलेट एक्ट बनाकर भारत में भाषण और संगठन बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या होता था कि कोई भी जो है भाषण नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए देश की आज़ादी के लिए जब तक आप लोगों को भाषण नहीं देंगे, लोगों को समझाएँगे नहीं, तो कैसे कोई एकजुट होगा? और जब एकजुट नहीं होगा तो आप अंग्रेज़ों को कैसे देश से बाहर भगा सकते हैं? तो उन्होंने इस रॉलेट एक्ट को लाया और भाषण बोलने के लिए और संगठन बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, ताकि लोग अगर संगठन नहीं बनाएँगे, भाषण नहीं देंगे, तो देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। लोग जो है डरे रहेंगे और उस पे नहीं बना पाएँगे, ठीक है? गांधी जी ने इस कानून के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया। जो रॉलेट एक्ट था ना, बिना दलील, ध्यान दीजिए, बिना दलील, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता पाया गया, ए मान लो व्यक्ति कोई पाया गया, रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता हुआ पाया तो उसको बिना सुने, बिना सुनवाई को उसको जेल में डाल दिया जाता था। बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए गलती से काम कर भी दिया कि चलिए वो भाषण देने लगा या संगठन बना लिया, तो उसकी अब कोई सुनवाई नहीं होगी, उसको तुरंत पकड़ के क्या कर दिया जाए, जेल में डाल जाएगा। और जेल में डालने के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो जेल में रहेगा 6 महीने, 1 साल, जो भी जेल का उस समय प्रावधान रहा होगा, ठीक है? इस तरीके के अंग्रेज जो हमारे देश को क्या करते थे, लूटते थे, हमारे देश के ऊपर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। जब इसका विरोध करके असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है? तिलक भी भारत लौट आए। तिलक भी क्या किए, भारत लौट आए और रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को सारे देश में हड़ताल प्रदर्शन हुए। ध्यान दीजिएगा, जैसे जब ये रॉलेट एक्ट बना था तो उसमें कई लोगों को जेल में भर दिया गया, सब लोग को जेल में भर दिया गया, ठीक है? और इसी का विरोध करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसी का विरोध करने के लिए तिलक जी भी भारत आ गए और गांधी जी सब लोग क्या किए, 6 अप्रैल 1919 को सारे देश में हड़ताल और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, मैं आगे आपको समझाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी बात है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, इसके विरोध में 13 अप्रैल, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 अप्रैल दिया हुआ है, लेकिन इसके विरोध में कुछ दिन बाद, 6 दिन बाद, मतलब कि आप देखिएगा 7, 8, 9 और 10 और 11 और 12, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक बाद, 6 दिन बाद 6 अप्रैल को शायद इसमें हड़ताल कर दिया गया और 6 दिन बाद 13 अप्रैल, मतलब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का विशाल जनसभा हुई। जलियांवाला बाग एक जगह है, ठीक है? जो जलियांवाला जगह गोरखपुर साइड जब जाएंगे आप तो बनता है, हालांकि आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, खैर सुन लीजिए। जलियांवाला बाग एक जगह है जहाँ पे नहीं, जलियांवाला गोरखपुर साइड में कहीं इधर है, मैं गलती से बता दूं, देखिए जलियांवाला बाग जानते हैं कहाँ है? जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, ठीक है? चौरी चौरा मैं बता दिया हूँ, सॉरी, वो चौरी चौरा गोरखपुर में है। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में है, ठीक है? वहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा, बहुत बड़ी, समझ लीजिए वो जनसभा है, बहुत बड़ी जनसभा वहाँ पे की गई, ठीक है? इन जनसभा में जनरल डायर के आदेश पर निकास द्वार बंद करके गोलियों की बौछार कर दी गई। देखिए जैसे मान लीजिए इस प्रकार का जो लोग आए थे अपना विरोध करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे गेट बंद करा दिया, कौन बंद करा दिया? जनरल डायर ने बंद करा दिया गेट। सब लोग आए थे, यहाँ पे बहुत लोग बैठे थे, सब लोग अपना विरोध करने के लिए, विशाल जनसभा की बहुत लोग, समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद करने के बाद ये हत्यारा जो है जनरल डायर, ये हत्यारा था, बहुत बड़ा हत्यारा था, समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा राक्षस कहा जा सकता है। इसने क्या किया, गोलियों की बौछार कर दी, गोलियों की बौछार का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देते ही गोली क्या हो गई, स्टार्ट हो गई चलना। इस हृदय विदारक नरसंहार से सारे देश में हाहाकार मच गया। कई हजारों लोग क्या किए गए, उस गोली में क्या हो गए, कोई बच्चे, छोटे बच्चे सब मर गए। और एक बात आपको और अच्छी बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ कि वहीं पे एक कुआं था, कितने लोग उस कुएं में गिर करके, बचने के चक्कर में कुएं में गिर करके क्या हो गए थे, मर गए थे। और कुएं का पूरा जो पानी था वो लाल हो गया था, ठीक है बच्चों? तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी उस समय के हिस्ट्री, मतलब 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। तो एक प्रकार से इसको नरसंहार कहा जाता है, मतलब जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। तिलक ने क्या कहा कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक जी ने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब जन्म लेते ही हमारा ये अधिकार हो जाता है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रकार से वाक्य है, ठीक है। इस स्वतंत्रता के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। अथक परिश्रम और निरंतर संघर्ष और मांडले जेल में यातनाओं ने उन्हें शारीरिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया। देखिए, वो लगातार परिश्रम करते रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे और मांडले जेल, मैंने आपको बताया था मांडले के ऊपर आपको पढ़ाया भी, मांडले जेल में उनको जो एक प्रकार से बहुत ही शारीरिक रूप से क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, कमजोर कर, जैसे जेल में रखा गया, वो जो है यातना मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, धीरे धीरे वो बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनमें जोश बहुत था पर शरीर साथ नहीं दे रहा, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जोर बहुत ज़्यादा था पर उनका शरीर साथ नहीं दिया, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन पतले-दुबले होते जा रहे थे। जुलाई 1920 में एक बार वो बीमार होकर बिस्तर पड़े तो फिर उठ ना सके। 1920 जुलाई 1920 में एक बार वो बीमार पड़ गए और उसके बाद वो फिर उठ ना सके। उनकी दशा बिगड़ती चली गई, उपचारों का कोई भी लाभ ना हुआ। स्वतंत्रता की सिंह गर्जना करने वाला यह नरकेसरी स्वाधीनता का सूर्योदय देखे बिना ही चला गया। 1 अगस्त 1920 को भारत माता के यह वीर सपूत चिर निद्रा में सो गया। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें याद करते हुए कहा था कि राजनीति को आराम कुर्सी और राजनीतिकों से जनता तक ले आने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही जाता है। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक को आराम कुर्सी, मतलब राजनीतिक को लोग पहले आराम कुर्सी मांगते थे कि आराम से बैठो, राजनीतिक एक आराम से कुर्सी बैठने वाला जॉब है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों से जनता तक ले जाने का श्रेय लोकमान्य तिलक को जाता है। मतलब वो एक राजनीति वाले व्यक्ति को जनता तक पहुंचाने वाले व्यक्ति जो थे वो लोकमान्य तिलक जी थे, ठीक है। उनकी उंगली राष्ट्र की नाड़ी पर थी। वे जानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और कष्ट झेलने की क्षमता जनता में कितनी है। वो जानते थे कि जनता के अंदर एक त्याग और कष्ट झेलने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है, देश को आज़ाद करने की बहुत ही क्षमता होती है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनको क्या था, भारत के जो भारत के देशवासी थे उनको ऊपर बहुत ही भरोसा था, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया, धीरे धीरे आगे बढ़ाया। वे सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे। वो क्या थे, सच्चे अर्थों में वो भारत के निर्माता थे। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आ गई। देखिए 23 जुलाई 1856, मैं आपको बता दूं यहाँ पे 23 जुलाई, ध्यान दीजिएगा 23 जुलाई, ठीक है, और 1856 को इनका जन्म हुआ और 1 अगस्त 1920 में बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही सच्चे, एक बहुत ही त्याग और कष्ट झेलने वाले व्यक्ति जो अपने दम से, अपने मतलब अपनी लगन से यहाँ तक पहुँचे थे और देश को आज़ाद में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। इसीलिए इनको सच्चे भारत के निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा क्या इस कहानी से मिलती है, शिक्षा इस कहानी से हमको क्या, देखिए हर कहानी की कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है बच्चों। आपको मैं बता दूं कि कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है और कुछ कहानियों से हमको ये भी मिलता है कि क्या हमको नहीं करना चाहिए और क्या हमको करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी कहानी से अगर आपको मिले कि कोई व्यक्ति दुष्ट है या बेकार है, तो उसके गुणों को हमको नहीं लेना है। जो उस कहानी से जो हमको पॉजिटिव, जो अच्छी चीज़ें मिलती है उसको अपने अपने जीवन में रखना चाहिए, उतारना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सच्चे भारत के जो निर्माता थे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनसे क्या सीखने को मिलता है कि राष्ट्रीय प्रेम, देश के प्रति हमारा बहुत ही प्रेम होना चाहिए, ठीक है, और त्याग होना चाहिए, ठीक है। त्याग बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है, ठीक है, और आप बड़े भाई हैं, तो आप अगर चॉकलेट खरीद के लाएँ, अगर आपका छोटा भाई आपसे मांग रहा है तो आपको वहाँ पे त्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बड़े हैं और आपको त्याग करने का होना चाहिए। और ये आपके अंदर छोटे में भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा बड़ा भैया मांगते, एक त्याग होना चाहिए ताकि मैं अपनी चीज़ों किसी को दे सकूँ। एक प्रकार से त्याग होता है, मैं किसी और चीज़ के लिए कुछ और कर सकूँ। जैसे कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी क्या थे, अपने देश के लिए उन्होंने क्या किया, जेल में गए, पिटाई खाएँ और बीमार भी हुए और अंततः जो है जेल में रहते रहते अपना प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। इस चीज़ ये सब करने से उनको कोई खास फ़ायदा नहीं था। बस ये सब इसीलिए उन्होंने किया कि हम उनका जो है राष्ट्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, त्याग था और श्रम महान गुण था। बड़े मेहनती थे, श्रमी व्यक्ति थे। क्या थे, बहुत ही श्रमी व्यक्ति। श्रमी व्यक्ति का मतलब होता है जो बहुत ही मेहनती हो, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा सच्चे भारत के निर्माते
सिर्फ सच्चे भारत के निर्माता लोकमान्य तिलक। और इसको आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी अच्छी-अच्छी कहानी मैं लेके आऊँगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है? इसी प्रकार से जो है कि हम इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों? और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। और एक बात और, किसी भी बच्चों को अगर किसी प्रकार की मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो ये देखिए सभी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? किसी भी बच्चे को अगर मैथ में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन फॉर हैंड रिटेन नोट्स, स्टडी नोट्स एंड मेनी मोर थिंग्स सब्सक्राइब माय चैनल। क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ये हमको भेजिएगा, इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप भेजिएगा। मैं उसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का वीडियो, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, पहले अपना नाम लिखिएगा, कहाँ से बोल रहे हैं वो लिखिएगा, वाराणसी या मऊ जिला जहाँ से भी बोल रहे हैं, या दिल्ली से या बॉम्बे से, कहीं से भी बोलेंगे, पहले नाम लिखिएगा, पूरा नाम, अपना जगह का नाम और अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिएगा। इस नंबर पे भेजेंगे तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ही नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल के आपको वीडियो पे आपके नंबर पे भेज दूँगा, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? इसी तरीके से मैं आपके साथ बना रहूँगा, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपके साथ रहूँगा। और इसी बातों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। चैनल पे नए तो लाइक ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आप लोग, लाइक ज़रूर किया कर दीजिए, ठीक है? ताकि और भी लोगों को पता चले। और अपने छोटे भाई-बहन को भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो एक कहानी सुन कर के, देख कर के कुछ सीखें और आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।